खाते यहाँ का और गाते वहाँ का है। क्या माँ, इतनी जल्दी आपका फ़ोन कहाँ व्यस्त हो जाता है? आपने बोला था मोबाइल रिचार्ज करने। अब पूछना चाह रहा हूँ कौन सा प्लान डलवाऊँ तो आप तब से फ़ोन पर लगी हुई हैं। ऑफिस में हूँ और काम भी होते हैं मुझे, हिमांशु ने अपनी माँ कविता जी से कहा। हिमांशु की ऐसी बातें सुनकर कविता जी को गुस्सा तो आ ही रहा था, पर उन्हें अभी काम निकलवाना था, इसीलिए उन्होंने धैर्य से काम लेना उचित समझा। गुस्से का घूंट पीकर उन्होंने हिमांशु से कहा, अरे बेटा, इतना गुस्सा क्यों करते हो? टिकट कंफर्म हो गया है। तुम्हारी बहन पूर्वा का फ़ोन था, उसके घर में मेहमान आ रहे हैं, वही बता रही थी। जो भी हो माँ, आपको समझना चाहिए मैं ऑफिस में होते हुए आपका काम कर रहा हूँ और आप फिजूल में उधर लगी हैं। चलिए ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ, बोलकर हिमांशु ने फ़ोन रख दिया। कविता जी समझ रही थी कि हिमांशु का गुस्सा काम को लेकर कम और पूर्वा से बात करने को लेकर ज़्यादा है, क्योंकि पूर्वा अपने घर की हर छोटी से छोटी बात माँ को बताती रहती है और मायके की खबर लेने में भी लगी रहती है। हिमांशु और पूर्वा दोनों भाई बहन शादीशुदा हैं और कोलकाता में रहते हैं। हिमांशु के पास तो भड़ास नहीं निकाल सकी कविता जी, तो उन्होंने जल्दी से खाना खाकर तैस में अपनी बहू नीलू को कॉल लगाया। नीलू ने प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया। कविता जी ने और सीधे बोलना शुरू किया, मुझे एक बात समझ नहीं आती तुम लोगों की। तुम और हिमांशु दोनों को मेरी बेटी पूर्वा से इतनी जलन क्यों है? तुम ये मत सोचो कि तुम लोग के इस रूखे व्यवहार से मैं अपनी बेटी का घर छोड़ दूंगी। घर नहीं छोड़ने वाली मैं, बेटियां की हर जगह काम आती हैं। तुम सबकी सोच को लेकर कभी नहीं अपनी बेटी को छोड़ूंगी। हर कदम उसके साथ मेरा साथ दिया है, हर घड़ी मुझे क्या सही क्या गलत सलाह देती रहती है। नीलू ने कहा, मम्मी जी आपको कोई गलतफहमी हुई है, आपका मूड शांत हो जाए तब कॉल करिएगा। और पूर्वा दीदी को मैं यूं ही कुछ भी नहीं कहती, जो उन्होंने किया है वही कहती हूँ। कविता जी अंदर अंदर नीलू की बातों से उबल रही थी। नीलू की एक आदत अच्छी थी कि वो हर बात पर पलट कर जवाब नहीं लगाती, लेकिन ज़्यादती होने पर छोड़ती भी नहीं थी। खैर, कविता जी को पता नहीं था कि हिमांशु आकर दरवाजे पर अपने जूते उतारने के बाद चुपचाप किनारे खड़ा होकर अपनी पत्नी और माँ का वार्तालाप सुन रहा था। जब नीलू की आवाज़ बंद हुई तो हिमांशु ने कहा, चाय तैयार है? नीलू पलट कर देखी हिमांशु को और दूसरी ओर भी कविता जी को। फ़ोन पर हिमांशु की आवाज़ गई तो उन्होंने फ़ोन रख दिया। कल हिमांशु के घर कविता जी और उनके पति माधव जी को जाना था बॉडी चेकअप के लिए। शाम को टिकट से रवाना हुए दोनों कोलकाता के लिए और अगली सुबह पहुंच गए। नीलू ने मम्मी पापा जी दोनों के लिए उनका मनपसंद नाश्ता बनाया था। सबने खुश होकर नाश्ता किया और हॉस्पिटल चले गए। चेकअप कराने के बाद करीब हिमांशु के घर में रहते कविता जी और माधव जी को 10 दिन हो गए थे। कुछ भी करती नीलू, उसको कभी किसी चीज़ का श्रेय नहीं मिलता। हर बात में कविता जी नीलू के घर रहकर भी पूर्वा की तारीफ करती। जो भी कुछ नाती नीलू कविता जी बोलती, पूर्वा और अच्छा व अलग ढंग से बताती है। सासू माँ की बातों की प्रहार से बहुत आहत होती थी नीलू। थोड़ा तकिए में सिर छिपाकर रोती या हिमांशु से शिकायत कर लेती, पर हिमांशु माँ का विरोध चाहते हुए भी नहीं कर पाता। एक दिन ज्यादती यहाँ तक जा पहुँची कि नीलू की काम वाली अभी घर में पोछा कर रही थी। नीलू ने नाश्ता करा दिया था और बोली कि मम्मी आप और पापा बैठिए, मैं नहा कर आती हूँ तो फल काट कर दूंगी। कविता जी को नीलू का आदेश सुनकर गुस्सा आ ही रही थी। उनके दिमाग ने नीलू को परेशान करने की योजना बनाई। कविता जी ड्राइंग रूम में टीवी का रिमोट लेकर बैठ गईं और माधव जी को भी बुला लिया। माधव जी ने बाहर का चप्पल घर में पहनकर घूम लिया तो फर्श पर चप्पल के धब्बे आ गए। धब्बे को देखकर काम वाले ने कहा, साहब जी बैठ जाइए, मुझे पोछा लगाकर जाने दीजिए तब चलिएगा। कविता जी ने बुदबुदाते हुए कहा, काम वाली को भी अपनी तरह ही बनाकर रखा है। तभी माधव जी बोले, पूर्वा के घर में सब व्यवस्थित दिखता है, हर कपड़ा बिल्कुल चमकीला, साफ और प्रेस किया हुआ लगता है।
कविता जी ने कहा, सही बोल रहे हैं जी, यहाँ तो कुशन इधर तो कभी तकिया उधर। कायदे से रखना रहता तो कई पूर्वा से सीखे। नीलू नहाकर जैसे ही निकली, उसके कानों में भी कविता जी की आवाज़ सुनाई पड़ी। उसने आओ देखा न ताओ, अब गुस्सा बर्दाश्त से बाहर हो गया था। बालों को समेटते हुए ड्राइंग रूम में नीलू आकर बोली, मम्मी पापा जी, सब कुछ दीदी के यहाँ अच्छा लगता है तो वहीं क्यों नहीं रुकते? खाते यहाँ का है और हमेशा गाते वहाँ का है। दीदी भी इतनी अच्छी हैं तो क्यों नहीं जाकर आप लोग वहाँ रुकते? एक स्वर में बोलकर नीलू चुपचाप सोफे पर बैठ गई। कविता जी ने नजरें तरेरते हुए हिमांशु को देखा, जो बैठकर डाइनिंग टेबल पर अखबार पढ़ रहा था। सावलिया नज़रों से हिमांशु ने अपनी माँ को देखा और कविता जी हिमांशु से पूछने लगी, करवा ली बेइज्जती ने अपने माँ की, अच्छा लगा तुम्हें? हिमांशु अखबार पटक कर माँ के सामने आया और बोला, मैं भी बहुत देर से देख रहा हूँ माँ, और काफ़ी दिनों से सुन रहा हूँ। कितना भी आपको नीलू करती है, पर आप सिर्फ पूर्वा दीदी की वाहवाही में लगी रहती हैं। सही बोल रही है नीलू, जब इतनी अच्छी है दीदी तो आप कभी उनके घर क्यों नहीं टिकती? बस 2 घंटे में घूमकर चली आती हैं। आपको ये तो दिखता है हमारे सोफ़े व कुशन उलझे रहते हैं, पर आपको ये नहीं दिखता कि आप लोग कुशन से बिना रोक टोक के स्वेच्छा से रह सकें। इसीलिए जिस तरह से चलता है घर उसी हाल पर छोड़ देते हैं। सुलझा घर किसे नहीं पसंद आता। जहाँ मेहमान आएंगे तो घर में उलझेगा ही, घर बाद में भी ठीक हो सकता है। ज़रा सोचिए, अगर हम भी दीदी की तरह ऐसे ही सफाई प्रिय हो जाएं तो क्या आपको यहाँ असुविधा नहीं होगी? वो बेटी है, उसके यहाँ इतने दिन रुकना ठीक नहीं है, इसीलिए नहीं रुकते, तो वो हमें बार बार बुलाती है। माधव जी ने बीच में बात काटते हुए कहा। अब हिमांशु पापा के सामने हाथ जोड़कर बोलने लगा, प्लीज़ पापा, कम से कम आप तो निष्पक्ष फैसला करिए। आपको भी अच्छी तरह पता है वहाँ सफाई का मौल है, यहाँ भावनाओं का, और बेटी है तो क्या हुआ? जब आप बराबर से पूर्वा और नीलू को सब कुछ देते हैं तो सेवा करवाने में इतना क्यों घबराना? हक से जाइए। अगर अच्छा नहीं लगता है यहाँ तो, पर वहाँ यहाँ रहकर करने वालों को करने के बाद ठेस ना पहुँचाइए। माँ पापा और बेटी की आपसी तकरार देखकर नीलू बिन बोले ही अपने लिए चाय बनाकर छत पर चली गई। वो जवाब लगाने और ख़ुद को साबित करने की बजाय अपने ऊपर चल रहे आरोप प्रत्यारोपों को बिन सुलझाए ही चाय का घूंट पीने लगी। नीलू के पक्ष में हिमांशु को उठाए कदम से उसके दिल को तसल्ली और चाय की घूंट पीने से उसके दिमाग को संतुष्टि मिल रही थी। कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।